अध्याय 3। डर। पृथ्वी नामक होटल में स्वागत है। डर मृत्यु को नहीं रोकता है, ये जीवन को रोकता है। बुद्ध। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। हवा रोमांच से भरी है। हजारों योद्धा अपनी तलवार की मूठ पर उंगली फेरते हैं, जबकि उनके घोड़े जमीन पर अपने पैर पटकते हैं। लेकिन हमारा नायक अर्जुन आतंकित है। इस युद्ध में दोनों ही तरफ उसके बंधु बांधव और मित्र हैं, और उनमें से कई मरने वाले हैं। अर्जुन पृथ्वी के सबसे खूंखार योद्धाओं में से एक है, लेकिन इस विचार की वजह से वह अपना धनुष छोड़ देता है। भगवत गीता एक योद्धा के आतंक के साथ युद्ध भूमि पर शुरू होती है। अर्जुन पृथ्वी का सबसे प्रतिभाशाली धनुर्धर है, लेकिन डर की वजह वह उसकी योग्यता से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हम में से प्रत्येक के साथ यही चीज होती है। हमारे पास संसार को देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन डर और चिंता हमें अपनी योग्यताओं से पृथक कर देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े होते समय हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये सिखाया गया है कि डर नकारात्मक होता है। हमारे माता पिता कहते थे, डरो मत। हमारे दोस्त चिढ़ाते थे, डरपोक कहीं का। डर एक ऐसी शर्मनाक और अपमानजनक प्रतिक्रिया थी जिसे नजरअंदाज करना या छिपाना सही माना जाता था। लेकिन डर का दूसरा पहलू भी होता है, जिसका जिक्र टॉम हैंक्स ने जेल यूनिवर्सिटी में अपने दिशांत भाषण में किया था। उन्होंने स्नातकों से कहा था, डर हम में से सर्वश्रेष्ठ के निकृष्टतम को सामने लाता है। सच्चाई ये है कि हम डर और चिंता के बिना पूरी तरह कभी नहीं रहेंगे। हम अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को कभी इतना सही नहीं कर पाएंगे कि संघर्ष और अनिश्चितता पूरी तरह से खत्म हो जाए। ना ही हम अपने रोजमर्रा की पारंपरिक व्यवहार की चुनौतियों में ऐसा कर सकते हैं। और इसमें कोई बुराई है, क्योंकि डर बुरा नहीं है। डर तो सिर्फ चेतावनी का झंडा है। आपका दिमाग कह रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि इस संकेत पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर हम पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों से डरते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल समाधान खोजने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, या फिर हम पराजित और निराश महसूस करके हाथ खड़े कर सकते हैं। कई बार डर असली खतरे से बचने की अति महत्वपूर्ण चेतावनी देता है, लेकिन ज्यादातर समय हम जिसे महसूस करते हैं वह पैसों, नौकरियों और संबंधों के बारे में रोजमर्रा की चिंताओं संबंधी तनाव होता है। हम तनाव जानी रोजमर्रा के डर को ये अनुमति देते हैं कि वह हमारी सच्ची भावनाओं और हमारे बीच बाधा बन जाए। हम डर को जितना ज्यादा रोक कर रखते हैं, जो उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, और अंतत जो विष की तरह हो जाता है। मैं आलथी पालथी मारकर मठ में ठंडे बेसमेंट की फर्श पर बैठा हूँ। मेरे साथ लगभग 20 सन्यासी भी हैं। मुझे आश्रम में आए अभी केवल 2 महीने ही हुए हैं। गोरंगदास ने अभी अभी गीता के उस दृश्य पर बातचीत की है जब नायक अर्जुन डर के वशीभूत हो गया था। डर की वजह से अर्जुन सीधे युद्ध में नहीं कूदा, बल्कि ठहर गया। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वह जिन लोगों से प्रेम करता है, उनमें से बहुत सारे उस दिन मर जाएंगे। इस डर और दुख की वजह से वह पहली बार अपने कार्यों पर प्रश्न करता है। इससे सारथी कृष्ण के साथ अर्जुन की लंबी बातचीत शुरू होती है, जो मानव नैतिकता, आध्यात्मिकता और जीवन की कार्य प्रणाली के बारे में है। अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद गोरंगदास हमसे आंखें बंद करने को कहते हैं। फिर वे कहते हैं कि हम किसी पुराने डर को दोबारा जिएं। सिर्फ इसकी कल्पना ही ना करें, बल्कि इसे अपने शरीर में महसूस करें। उस अनुभव के सारे दृश्य, आवाजें और गंध। वे कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि हम कोई छोटी चीज ना चुने, जैसे स्कूल में पहला दिन या तैरना सीखना, बल्कि कोई महत्वपूर्ण और बड़ी चीज चुने। वे चाहते हैं कि हम अपने सबसे गहरे डर को खोद कर बाहर निकालें, स्वीकार करें और उससे एक नया संबंध बनाएं। हम मजाक करने लगते हैं। कोई सांप की केंचुली पर मेरी अति प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाता है, जो मुझे पैदल चलते समय दिखी थी। गोरंगदास समझदारी से सिर झटक कर हमारी मस्खरी को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम इस गतिविधि को सही तरीके से करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिमाग के उस हिस्से के पार जाना है जो इसका मजाक उड़ा रहा है। मजाक एक रक्षात्मक कार्य प्रणाली है जो तुम्हें मुद्दे से सचमुच निपटने से रोक रही है, और यही हम डर के साथ करते हैं। हम इससे खुद का ध्यान हटाते हैं। गोरंगदास कहते हैं, आपको उस जगह के पार जाने की जरूरत है। हंसी थम जाती है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी रीढ़ के साथ
बाकी सबकी रीढ़ भी सीधी हो गई है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है, लेकिन मुझे अब भी कामयाबी की ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं किसी चीज से नहीं डरता हूँ, सचमुच नहीं डरता हूँ। मैं ये सोचता हूँ, फिर जब मैं अपने मन की चटर-पटर और कोलाहल के पार ध्यान में ज्यादा गहराई तक जाता हूँ, तो मैं खुद से पूछता हूँ, मुझे सचमुच किससे डर लगता है? सत्य की झलक दिखाई देने लगती है। मैं देखता हूँ कि बचपन में मुझे परीक्षाओं का डर था। ये शायद महत्वहीन लगता है। कोई भी परीक्षाओं को पसंद नहीं करता है ना? लेकिन बड़े होते समय परीक्षा मेरी सबसे बड़ी चिंता होती थी। ध्यान में बैठकर मैं ये टटोलता हूँ कि उस डर के पीछे क्या था? मैं सचमुच किस चीज से डरता हूँ? मैं खुद से दोबारा पूछता हूँ। धीरे धीरे मैं पहचानता हूँ कि मेरा डर इस पर केंद्रित था कि मेरे माता पिता और मेरे दोस्त मेरे स्कोर के फलस्वरूप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरा डर इस पर केंद्रित था कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे और मेरी तुलना मेरे चचेरे भाई बहनों और मेरे आसपास के लगभग हर बच्चे से कैसे की जाएगी। मैं इस डर को अपने दिमाग की आंख से ही नहीं देखता हूँ, मैं इसे अपने शरीर में महसूस करता हूँ। मेरे सीने का खिंचाव, मेरे जबड़ों का तनाव, मानो मैं दोबारा वहीं पहुंच गया हूँ। मैं सचमुच किस चीज से डर रहा हूँ? फिर मैं डर में और ज्यादा गहराई तक जाता हूँ। जब मैं स्कूल में मुश्किल में पड़ा था, मुझे बहुत चिंता थी कि मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इस पर मेरे माता पिता क्या प्रतिक्रिया करेंगे, मेरे टीचर क्या सोचेंगे। मैं खुद को और भी गहराई में जाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं सचमुच किस चीज से डरता हूँ? मैं ये डर अपने माता पिता के इर्द गिर्द देखता हूँ। उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी और छोटी उम्र से ही मैं उनके वैवाहिक जीवन में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था। मैं यही सोचता था, मैं उन दोनों को कैसे खुश कर सकता हूँ? मैं उनका प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ और ये सुनिश्चित कैसे कर सकता हूँ कि वह खुश रहें? तब मुझे अपने डर की जड़ मिलती है। मैं सचमुच किस चीज़ से डरता हूँ? मैं डरता हूँ कि मैं अपने माता-पिता को खुश नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे ये इल्मा हुआ, मैं जानता हूँ कि मैं बाकी सारे डरों के नीचे के सच्चे डर तक पहुँच गया हूँ। यह पूरे शरीर का आह वाला पल था, जैसे मैं पानी में गहराई तक धँस गया था। दबाव मेरे सीने पर बढ़ता गया था। मैं सांस लेने के लिए लगातार ज़्यादा छटपटा रहा था और ये एहसास होते ही मेरा सिर पानी के ऊपर आ गया और मैंने बदहवासी में हवा अपने फेफड़ों में भरी। आधा घंटा पहले मुझे पक्का विश्वास था कि मैं किसी चीज से नहीं डरता था, लेकिन अचानक मैं अपने सबसे गहरे डरों और चिंताओं को उजागर कर रहा था, जिन्हें मैं बरसों तक खुद से पूरी तरह छिपाने में कामयाब रहा था। मुझे किस चीज से डर लगता है? यह प्रश्न धीरे धीरे लेकिन लगातार पूछकर मैंने अपने दिमाग को इस प्रश्न से बचने नहीं दिया। हमारे मस्तिष्क हमें परेशान करने वाली जगहों में दाखिल होने से रोकते हैं और वह इस काम में माहिर होते हैं। लेकिन किसी प्रश्न को शब्द बदलकर पूछने के बजाय उसे दोहराकर हम मूलतः अपने मस्तिष्क को वहां जाने के लिए मजबूर कर देते हैं जहां ये नहीं जाना चाहता। देखिए, ये अपने प्रति आक्रामक होने के बारे में नहीं है। यह कोई पूछताछ नहीं है। यह तो एक साक्षात्कार है। आप खुद से ये सवाल शक्ति से नहीं बल्कि ईमानदारी से पूछना चाहते हैं। परीक्षा परिणामों का डर मेरे हिसाब से एक शाखा है। जब आप अपने डर के साथ संबंध बनाते हैं, तो आपको शाखाओं, आपके स्व साक्षात्कार के दौरान सामने आने वाले डरों और जड़ के बीच फर्क करना होगा। परीक्षा परिणाम का डर और सामने आने वाली डर की बाकी शाखाओं की पड़ताल करने पर मैं जड़ तक पहुंच गया। यह डर कि मैं अपने माता पिता को खुश नहीं कर सकता। डर का डर। सन्यासी के रूप में मेरे 3 वर्षों के दौरान मैंने डर के डर को छोड़ना सीख लिया। दंड, अपमान या असफलता का डर और उनके साथ आने वाले नकारात्मक नजरिए अब मुझे आत्म सुरक्षा की गलत कोशिशों की ओर नहीं धकेलते हैं। मैं उन अवसरों को पहचान सकता हूँ जिनका डर संकेत दे रहा है। डर सोचने और व्यवहार करने की ऐसी आदतों को पहचानने और दुरुस्त करने में हमारी मदद कर सकता है, जो हमें फायदा नहीं पहुंचाती है। हम अपने डर के हाथों में अपने जीवन की बागडोर थमा देते हैं, लेकिन डर हमारी असली समस्या नहीं है। हमारी असली समस्या तो ये है कि हम गलत चीज़ों से डरते हैं। हमें दरअसल इस बात से डरना चाहिए कि हम अवसरों को चूक जाएंगे, जो डर हमें दे सकता है। विश्व के अग्रणी सुरक्षा विशेषज्ञों में से एक वैगिन द बेकर द गिफ्ट ऑफ वार में इसके बारे में कहते हैं, डर एक योग्य आंतरिक प्रहरी है जो आपको खतरे की चेतावनी देने और जोखिम भरी स्थितियों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता है। प्राय हम डर की चेतावनी पर तो गौर करते हैं,
लेकिन इसके मार्गदर्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं। यदि हम ये पहचानना सीख लें कि डर हमें हमारे बारे में और हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में क्या सिखा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल अपने जीवन में ज़्यादा अर्थ, उद्देश्य और संतुष्टि हासिल करने के लिए एक औजार के रूप में कर सकते हैं। हम डर का इस्तेमाल अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को उजागर करने के लिए कर सकते हैं। कुछ दशक पहले वैज्ञानिकों ने एरिज़ोना रेगिस्तान में एक प्रयोग किया, जहां उन्होंने बायोस्फीयर 2 बनाया। यह स्टील और कांच का विशाल अहाता था, जिसकी हवा शुद्ध थी, पानी साफ था, मिट्टी पोषक पदार्थों से समृद्ध थी और प्रकृति रोशनी भरपूर थी। इसका मकसद भीतर के पेड़ों और पशु पक्षियों को आदर्श जीवन स्थिति प्रदान करना था। हालांकि ये प्रयोग कई मायनों में सफल रहा, लेकिन एक मायने में ये पूरी तरह असफल था। जब बायोस्फीयर के भीतर के पेड़ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ जाते थे, तो वे बार बार गिर जाते थे। यह देखकर पहले तो वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि बायोस्फीयर में पेड़ों की सेहत के लिए आवश्यक एक मुख्य तत्व की कमी थी, हवा। प्रकृति परिवेश में पेड़ हवाओं के थपेड़े खाते रहते हैं। वह उस दबाव और विचलन पर प्रतिक्रिया करके ज्यादा मजबूत छाल उगाते हैं और अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए ज्यादा गहरी जड़ें बनाते हैं। हम अपने खुद के बनाए बायोस्फीयर के आरामदायक दायरे में बने रहने की कोशिश में बहुत सारा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम परिवर्तन के दबावों और चुनौतियों से डरते हैं, लेकिन वे दबाव और चुनौतियां उन हवाओं की तरह हैं जो हमें ज्यादा मजबूत बनाती है। 2017 में एलेक्स होनोल्ड ने संसार को स्तब्ध कर दिया जब वे रस्सियों के बिना फ्री राइडर पर चढ़ने वाले पहले इंसान बने। जोसेमाइट नेशनल पार्क की मशहूर अल कैप्टन पर लगभग 3000 फुट की चढ़ाई। होनोल्ड की अविश्वसनीय उपलब्धि पर फ्री सोलो नामक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जिसे पुरस्कृत किया गया। फिल्म में होनोल्ड से कहा गया कि जब वे बिना रस्सियों के चढ़ते हैं तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो आदर्श कदम या फिर मौत। उनसे पूछा गया कि वे इससे कैसे निपटते हैं। उन्होंने जवाब दिया, लोग डर को दबाने की कोशिश के बारे में बात करते हैं, मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। मैं बार बार कदमों का अभ्यास करके अपने आरामदेह दायरे का विस्तार करने की कोशिश करता हूँ। मैं डर पर काम करता हूँ जब तक कि काम से डर नहीं निकल जाता। होनोल्ड का डर उन्हें ये काम करने से पहले बहुत एकाग्रचित्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अपने डर को उपयोगी या लाभकारी बनाना उनके प्रशिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, और इसी ने होनोल्ड को पर्वतारोहण, खेल के शिखर पर और पहाड़ों के शिखर तक पहुंचाया है। अगर हम दबाव और उसके साथ प्राय आने वाले डर को नकारात्मक मानना छोड़ दें और इसके बजाय इसमें छिपे संभावित लाभ देखें, तो डर के बारे में हमारी पूरी धारणा ही बदल जाएगी। तनाव की प्रतिक्रिया। तनाव के बारे में हमें जिस पहली चीज का एहसास करना है वह ये है कि यह समस्याओं को श्रेणीबद्ध करने का काम अच्छी तरह नहीं करता है। हाल ही में मुझे एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के प्रशिक्षण का मौका मिला। कृत्रिम संसार में मैं एक पहाड़ पर चढ़ रहा था। जब मैंने पहाड़ से निकली एक चट्टान पर कदम रखा, तो मैं उतना ही डर महसूस कर रहा था जितना तब महसूस करता अगर मैं सचमुच हवा में 8000 फुट ऊपर होता। जब आपका मस्तिष्क चिल्लाता है डर, तो आपका शरीर ये फर्क नहीं कर सकता कि वह जोखिम वास्तविक है या काल्पनिक है। क्या आपकी जान खतरे में है या आप अपने टैक्स के बारे में सोच रहे हैं? जैसे ही डर का संकेत आता है, हमारा शरीर लड़ने या भागने के लिए या कई बार जम जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हम ज्यादा बार इस हाई अलर्ट डर की अवस्था में पहुंचते हैं, तो तनाव के सारे हार्मोन्स हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। हमारा प्रतिरक्षण तंत्र, हमारी नींद और मरम्मत या उपचार करने की हमारी योग्यता पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन अध्ययन दिखाते हैं कि आप कभी कभार की तनावपूर्ण घटनाओं से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं, जैसे किसी बड़े कामकाजी प्रोजेक्ट का प्रबंधन करना या नए मकान में जाना। इसका तरीका यह है कि आप उनका सीधे सामना करें, जैसे पेड़ हवा का करते हैं। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होती है, बल्कि आपके मन में उपलब्धि और सफलता की ज्यादा अच्छी भावनाएं भी उत्पन्न होती है। जब आप डर और मुश्किलों से निपटते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप डर और मुश्किलों से निपटने में सक्षम हैं। इससे आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि जब बुरी चीजें होंगी, तो आप उनसे निपटने के तरीके खोज लेंगे। इस बढ़ी हुई निष्पक्षता के साथ आप ये फर्क करने में बेहतर सक्षम बन जाते हैं कि
कौन सी चीज सचमुच डरने लायक है और कौन सी नहीं है। मैंने ऊपर डर संबंधी ध्यान साधना का वर्णन किया है। उससे मुझे ये विचार मिला कि डर के प्रति हमारी 4 अलग-अलग भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होती है। हम दहशत खाते हैं, हम जम जाते हैं, हम दूर भागते हैं, या हम डर को दफन कर देते हैं। जैसे मैंने अपने माता-पिता के बारे में अपनी चिंता दफन कर दी थी। पहले 2 तरीके अल्पकालीन रणनीतियां हैं, जबकि आखिरी 2 तरीके दीर्घकालीन हैं। बहरहाल, वह सभी हमें स्थिति से भटकाते हैं और डर का उपयोगी इस्तेमाल करने से रोकते हैं। डर के साथ हमारे संबंध को बदलने के लिए हमें इसकी अनुभूति को बदलना होता है। एक बार जब हम डर में छिपे मूल्य को देखने लगेंगे, तो हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया को भी बदल सकते हैं। डर के प्रति हमारी आम प्रतिक्रिया को पहचानना सीखना दोबारा प्रोग्रामिंग करने के लिए एक अनिवार्य कदम है। डर के साथ काम करें। मैंने जिक्र किया है कि सन्यासी विकास प्रक्रिया को जागरूकता के साथ शुरू करते हैं। जिस तरह हम नकारात्मकता का सामना करते समय करते हैं, उसी तरह जहां भी हम अपने डर को बाहर करते हैं और फिर इससे एक कदम पीछे हटकर निष्पक्ष अवलोकन करता जा प्रशिक्षक बन जाते हैं। डर के साथ काम करना सीखने की प्रक्रिया केवल कुछ अभ्यास करने के बारे में नहीं है, जिनसे हर चीज सुलझ जाएगी। ये तो डर के बारे में आपके नजरिए को बदलने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि डर आपको कोई मूल्यवान चीज दे सकता है। इसके बाद जब भी डर आता है, तो ये डर को पहचानने की जिम्मेदारी लेने के बारे में है और हर बार इससे दूर भटकने की अपनी आदत छोड़ने के बारे में है। डर के 4 भटकाने वाले साइड इफेक्ट होते हैं: दहशत में आना, जम जाना, दूर भागना और दफन करना। ये सभी दरअसल एक ही कार्य के अलग-अलग संस्करण हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक ही कार्य के विभिन्न रूप हैं। अपने डर को स्वीकार करने से इनकार करना। इसलिए अगर आप अपने डर को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यही करना होगा। आपको अपने डर को स्वीकार करना होगा। अपने डर को स्वीकार करें। अपने डर की खाई को भरने के लिए हमें इसकी उपस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जैसा मेरे गुरु ने हमें बताया, आपको अपने दर्द को पहचानना होता है। हम अब भी बैठे हुए थे और उन्होंने हमसे कहा कि हमें गहरी सांस लेकर मन ही मन अपने दर्द से ये कहें, मैं तुम्हें देखता हूँ। यह डर के साथ हमारे संबंध की पहली स्वीकार रोकी थी। सांस लेना और दोहराना, मेरे दर्द, मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरे डर, मैं तुम्हें देखता हूँ। और फिर जब हम सांस छोड़ते थे, तो हम कहते थे, मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने लिए हूँ। दर्द हमारा ध्यान आकर्षित करता है, या इसे ऐसा करना चाहिए। जब हम कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो हम इस पर वह ध्यान दे रहे हैं जो ये मांग रहा है। यह वैसा ही है जैसे किसी रोते हुए बच्चे को सुने जाने और गले लगाए जाने की जरूरत होती है। जब हम अपने डर को स्वीकार करते थे और मान्यता देते थे, तो इससे हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को शांत करने में मदद मिलती थी। अपने डर की ओर आगे बढ़ो, इससे परिचय बढ़ाओ। इस तरह हम डर के सामने पूरी तरह पहुंचते हैं। जब स्मोक अलार्म बजाने की वजह से आपकी नींद खुल जाती है, तो आप उस पल की स्थिति को स्वीकार करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। बाद में ज्यादा शांत अवस्था में आप ये सोच विचार करते हैं कि आग कैसे शुरू हुई या यह कहाँ से आई। तब आप बीमा कंपनी को फोन करेंगे। आप आगे की स्थिति की बागडोर संभालेंगे। डर को पहचानने और इसके साथ वर्तमान पल में रहने का यही मतलब है। इसे आजमाएं। अपने डर को रेटिंग दें। एक लाइन खींचे जिसमें एक तरफ 0 हो और दूसरी तरफ 10 हो। वह सबसे बुरी चीज क्या है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं? शायद ये अपाहिज करने वाली चोट हो या किसी परिजन का विष हो। इसे इस लाइन पर 10 की रेटिंग दें। अब इसके संदर्भ में अपने वर्तमान डर को रेटिंग दें। बस इतना सा करने से ही आपको सही दृष्टिकोण मिल सकता है। जब आप अपने मन में डर को आते हुए महसूस करें, तो इसे रेटिंग दें। सचमुच डरावनी चीज की तुलना में ये कितना डरावना है। डर के पैटर्न खोजें। अपने डर को स्वीकार करने के साथ साथ हमें इसके साथ अंतरंगता स्थापित करनी होगी। इसका मतलब है कि हमें ऐसी स्थितियों को पहचानना होगा जहां ये नियमित रूप से नजर आता है। अपने डर से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें, मैं तुम्हें कब महसूस करता हूँ? मठ में डर पर मेरे शुरुआती काम के बाद मैं उन सभी जगहों पर स्थितियों को पहचानने लगा जिनमें मेरा डर प्रकट होता था। मैंने लगातार देखा कि जब मैं अपनी परीक्षाओं के बारे में चिंतित होता था,
जब मैं अपने माता पिता के बारे में चिंतित होता था या स्कूल में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित होता था या मुश्किल में फंसने के बारे में चिंतित होता था, तो डर हमेशा मुझे एक ही मूल चिंता की ओर ले जाता था। दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरा मूल डर मेरे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस जागरूकता से मुझे लाभ हुआ है। अब जब मैं निर्णय लेता हूँ, तो इस जागरूकता की वजह से मैं ज्यादा गौर से देखता हूँ और खुद से ये सवाल पूछता हूँ, क्या ये निर्णय इस बात से प्रभावित है कि दूसरे मुझे किस तरह देखेंगे। इस तरह मैं अपने डर की जागरूकता का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर सकता हूँ, जो अच्छे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। ऐसे निर्णय जो मेरे मूल्य और उद्देश्यों के सामंजस्य में हो। कई बार हम अपने डरों को अपने कार्यों के जरिए भी पहचान सकते हैं और कई बार उन कार्यों के जरिए भी जिन्हें हम नहीं करना चाहते। मेरी एक ग्राहक सफल वकील थी, लेकिन वह वकालत करते करते थक चुकी थी और कुछ नया करना चाहती थी। वह मेरे पास आई क्योंकि डर की वजह से वह कुछ भी शुरू नहीं कर पा रही थी। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कूद जाती हूँ और दूसरी तरफ कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। मुझे ये एक शाखा प्रश्न जैसा लगा, इसलिए मैं आगे भी तहकीकात करता रहा। मैंने उससे पूछा, आप सचमुच किस चीज से डरती हैं। फिर मैं यही सवाल बार बार नरमी से पूछता रहा, जब तक कि अंतत वह आह भरकर यह नहीं बोली, मैंने इस करियर को बनाने में बहुत मेहनत की है और ऊर्जा लगाई है, कहीं मैं यह सब मिट्टी में तो नहीं मिला रही। मैंने एक बार फिर उससे पूछा और आखिरकार हम जड़ तक पहुंच गए। वह असफलता से डर रही थी। वह चाहती थी कि दूसरे और वह खुद उसे बुद्धिमान और सक्षम इंसान माने। वह असफल इंसान के रूप में देखे जाने से डर रही थी। एक बार जब उसे अपने डर की सच्ची प्रकृति का पता चल गया, तो उसने उसे स्वीकार कर लिया। तो उसने अपने जीवन में इसकी भूमिका को दोबारा ढाल लिया। लेकिन इससे पहले उसे अपने डर के साथ सचमुच अंतरंगता बढ़ाने की जरूरत थी। उसे अपने डर में चलने की जरूरत थी। हमने एक समस्या ये पहचानी कि उसके सामने कोई रोल मॉडल नहीं थे। वह जिन वकीलों को जानती थी, वह अब भी पूर्णकालिक वकालत कर रहे थे। उसे ऐसे लोगों से मिलने की जरूरत थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक लगभग वही काम किया हो जो वह करना चाहती थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह ऐसे पूर्व वकीलों से मिले, जो अब अपने पसंदीदा नए करियर में काम कर रहे थे। जब उसने ऐसा किया, तो उसे न सिर्फ ये समझ में आया कि उसका सपना संभव था, बल्कि वह ये सुनकर खुश भी हुई जब उनमें से ज्यादातर लोगों ने बताया कि वह नए क्षेत्र में भी अपनी उन योग्यताओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उन्होंने वकालत में हासिल और इस्तेमाल की थी। अब उसे विश्वास हो गया कि उसकी कड़ी मेहनत मिट्टी में नहीं मिलेगी। मैंने उससे उन नौकरियों पर शोध करने को भी कहा, जिन पर वह विचार कर सकती है। इस अभ्यास के जरिए उसने पाया कि उसने सफल वकील बनने के लिए जो सॉफ्ट ट्रिकल्स सीखी थी, जैसे संवाद, टीम वर्क और समस्या सुलझाना, उनकी दूसरी जगहों पर भी भारी मांग थी। अपने डर से अंतरंगता स्थापित करने, असली डर को पहचानने और इसकी जांच करने के बाद उसे अंत में वह जानकारी मिल गई, जिससे वह करियर बदलने के बारे में ज्यादा आशावादी और रोमांचित महसूस करने लगी। डर से खुद को भटकाने वाले सांचे तभी बन जाते हैं जब हम छोटे होते हैं। वह गहराई में छिपे होते हैं, इसलिए उन्हें उजागर करने में थोड़ा समय और प्रयास लगता है। अपने डर के पैटर्नों या सांचों को पहचानने से हमें डर की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। वहां से हम ये समझ सकते हैं कि क्या व्यग्रता का सचमुच कोई कारण है, या फिर हमारा डर हमें अपने मूल्यों, जोश और उद्देश्य के सामंजस्य में ज्यादा जीने के अवसरों की ओर सचमुच ले जा सकता है। डर का कारण आसक्ति, डर का उपचार अनासक्ति। हालांकि हम अपने डर के साथ अंतरंगता विकसित कर रहे हैं, लेकिन हम इसे खुद से अलग देखना चाहते हैं। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं, तो हम आमतौर पर खुद का भावना के साथ एकाकार कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं, मैं नाराज हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। जब हम अपने डर से आमने सामने बात करते हैं, तो हम इसके अस्तित्व को स्वयं से पृथक कर देते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि डर हम नहीं हैं, हम तो बस इसका अनुभव कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा संचारित करता है, तो आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि वह नकारात्मक ऊर्जा आप हैं। यही हमारी भावनाओं के साथ होता है।
वह ऐसी चीज है जिन्हें हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन वह हम नहीं हैं। इसलिए मैं नाराज हूँ जैसे वाक्य बोलना छोड़ना बेहतर होगा। इसे बदलकर ये कहें, मैं नाराज महसूस करता हूँ, मैं दुख महसूस करता हूँ, मैं डर महसूस करता हूँ। परिवर्तन बहुत छोटा है, लेकिन गहरा है, क्योंकि ये हमारी भावनाओं को उनकी सही जगह पर रख देता है। यह दृष्टिकोण रखने से हमारी शुरुआती प्रतिक्रियाएं शांत हो जाती है और हमें किसी तरह की आलोचना किए बिना अपने डर तथा इसके आसपास की स्थिति की जांच करने की जगह मिल जाती है। जब हम अपने डर के स्रोत तक पहुंच जाते हैं, तो हम में से ज्यादातर पाते हैं कि वह आस्कित या लगाव से करीबी रूप से जुड़े हैं। चीजों के स्वामी बनने और नियंत्रण करने की हमारी आवश्यकता। हम अपने बारे में दूसरों के विचारों को कसकर जकड़े रहते हैं, भौतिक संपत्तियों को जकड़े रहते हैं और उस जीवन स्तर को भी जो हमारे हिसाब से हमें परिभाषित करता है। हम उन संबंधों को भी जकड़े रहते हैं जिन्हें हम एक खास तरह का चाहते हैं, जबकि वे स्पष्ट रूप से दूसरी तरह के होते हैं। ये बंदर मन की सोच है। सन्यासी वाला मन अनास्कित या लगाव का अभ्यास करता है। हम यह एहसास करते हैं कि हर चीज हमारे घर से लेकर हमारे परिवार तक हमें कर्ज पर मिली है। अस्थायी चीजों को जकड़े रहने या उनसे चिपके रहने से उन्हें हमें नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाती है। इस वजह से वह दर्द और डर का स्रोत या कारण बन जाती है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज अस्थायी है, तो हम अपनी खुशकिस्मती पर कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि वे कुछ समय के लिए हमें उधार मिल गई। सबसे दौलतमंद और शक्तिशाली लोगों के पास जो सबसे स्थायी संपत्ति होती है, वह भी दरअसल उनकी नहीं होती है। यह बाकी लोगों के बारे में भी उतना ही सच है। और हम में से कई, दरअसल ज्यादातर लोगों के मामले में, ये क्षणभंगुरता भारी डर का कारण होती है। लेकिन जैसा मैंने आश्रम में सीखा, हम डर को स्वतंत्रता के गगनचुंबी एहसास में बदल सकते हैं। हमारे गुरुओं ने हमें उपयोगी और हानिकारक डरों के बीच फर्क बताया। उन्होंने हमें बताया कि उपयोगी डर हमें किसी ऐसी स्थिति की चेतावनी देता है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आपके खराब खान पान की वजह से आपकी सेहत खराब है और आपको अपंगता या रोग का डर सताने लगता है, तो ये एक उपयोगी डर है, क्योंकि आप अपना खान पान या आहार बदल सकते हैं। जब इसके फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है, तो आप अपने डर को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे माता पिता मर जाएंगे। यह डर एक हानिकारक डर है, क्योंकि हम इस मामले की सच्चाई को नहीं बदल सकते। हम हानिकारक डरों को उपयोगी डरों में बदल सकते हैं, बशर्ते हम उस पर केंद्रित हो जाएं जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने माता पिता को मरने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम इस डर का इस्तेमाल करके उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर सकते हैं। शांति देव के शब्दों में, सभी बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन अगर मैं बस अपने मन को नियंत्रित कर लेता हूँ, तो दूसरी चीजों को नियंत्रित करने की जरूरत ही क्या है। अनासक्ति और अलगाव का मतलब ये है कि आप दूर से अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, अपने सन्यासी मस्तिष्क के साथ और स्पष्ट दृष्टिकोण से निर्णय लेते हैं। अनासक्ति या अलगाव के बारे में एक आम मिथ्या धारणा या गलतफहमी है, जिस पर मैं बात करना चाहूंगा। लोग अक्सर अनासक्ति को उदासीनता का पर्यायवाची मान लेते हैं। वह सोचते हैं कि अगर हम चीजों, लोगों और अनुभवों को अस्थायी मान लेते हैं या उन्हें दूर से देखते हैं, तो इससे हम जीवन का ज्यादा आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। कल्पना करें कि आप एक लग्जरी रेंटल कार चला रहे हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि आप इसके मालिक हैं? जाहिर है नहीं। आप जानते हैं कि यह आपके पास सिर्फ एक सप्ताह के लिए है और कई मायनों में इस वजह से आप इस दुर्लभ अवधि का ज्यादा आनंद लेते हैं। आप कृतज्ञ होते हैं कि आपको यह कार पैसिफिक कोस्ट हाईवे पर चलाने का अवसर मिला, क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा नहीं कर पाएंगे। कल्पना करें कि आप सबसे सुंदर एयरबीएनबी में ठहरे हुए हैं, जहां गर्म टब, शेफ किचन, समुद्र का नजारा है। सब कुछ बहुत सुंदर और रोमांचक है। आप इस दहशत में हर पल नहीं गुजारते हैं कि आपको एक सप्ताह बाद वहां से जाना है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे सारे वरदान लग्जरी रेंटल कार या सुंदर एयरबीएनबी जैसे हैं, तो हमारे मन से उन्हें खोने का नियंत्रण डर निकल जाता है और हम उनका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। हम सभी ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो छुट्टियां मनाने आए हैं और होटल पृथ्वी में ठहरे हैं। अनासक्ति डर को न्यूनतम करने का परम अभ्यास है,
जब मैंने अपने माता पिता को निराश करने संबंधी अपनी चिंताओं को पहचान लिया, तो फिर मैं इससे अलग होने में सक्षम हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी थी। मेरे माता पिता गुस्सा होंगे या नहीं होंगे, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं तो अपने खुद के मूल्यों के आधार पर ही निर्णय ले सकता हूँ। इसे आजमाएं, अपनी आसक्तियों को ऑडिट करें, खुद से पूछें, मैं क्या खोने से डरता हूँ? बाहरी चीजों से शुरू करें। आपकी कार, आपका मकान, आपकी सुंदरता, जो भी चीज आपके दिमाग में आए, हर चीज लिख लें। अब अंदरूनी चीजों के बारे में सोचें। आपकी प्रतिष्ठा, आपका ओहदा, सबूतता का एहसास, इन्हें भी लिख लें। इस बात की संभावना है कि ये दो सूचियां आपके जीवन में दर्द की सबसे बड़ी स्रोत होंगी। इन चीजों को छीनने का डर। अब उन चीजों के साथ अपने मानसिक संबंध को बदलने के बारे में सोचें, ताकि आप उनके प्रति कम आसक्त हो जाएं। याद रहे, आप अनासक्ति के साथ भी अपने जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने घर, अपने पैसे को पूरी तरह प्रेम कर सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। महत्वपूर्ण बात तो बस ये समझना और उसे स्वीकार करना है कि सारी चीजें अस्थायी है और हम दरअसल किसी चीज के स्वामी नहीं बन सकते या नियंत्रण नहीं कर सकते। ताकि हम उन चीजों की पूरी तरह कदर करें और वह डर और कष्ट का स्रोत बनने के बजाय हमारे जीवन को समृद्ध बनाए। यह स्वीकार करने से बेहतर तरीका क्या है कि बच्चे या तंत्र अपना खुद का जीवन बनाने के लिए दूर चले जाएंगे और आपको सप्ताह में एक बार फोन करेंगे, वह भी तब जब आप खुशकिस्मत हों। यह एक आजीवन अभ्यास है, लेकिन जब आप इस तथ्य को अच्छी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि आप सचमुच किसी चीज के स्वामी नहीं हैं या उसे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आप लोगों, चीजों और अनुभवों का सचमुच आनंद ले रहे हैं और उन्हें महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा आप इस बारे में ज्यादा विचारशील भी बनेंगे कि आप किन्हें अपने जीवन में शामिल करने का चयन करते हैं। अल्पकालीन डरों का प्रबंधन करना। जब आप अपने डर से खुद को अलग कर लेते हैं, तो आपको उनसे निपटने में मदद मिलती है। वर्षों पहले मेरे एक मित्र की नौकरी चली गई। नौकरी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं और हम सभी को पैसे कमाना अच्छा लगता है। तुरंत मेरा मित्र दहशत में आ गया। हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? मुझे फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे अपने बिलों के भुगतान के लिए 2-3 काम करने होंगे। ना सिर्फ अब उसने भविष्य के बारे में सहायक भविष्यवाणी की, बल्कि वह अतीत पर भी सवाल करने लगा। मुझे अपनी नौकरी ज्यादा अच्छी तरह करनी चाहिए थी। मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी और ज्यादा लंबे घंटे काम करना चाहिए था। जब आप दहशत में आते हैं, तो आप ऐसे परिणामों की कल्पना करने लगते हैं जो अब तक नहीं मिले हैं। डर हमें एक डरावना कथा लेखक बना देता है। हम एक कल्पना, एक विचार, एक डर से शुरू करते हैं, क्या होगा अगर? फिर हम दिशा भटक जाते हैं और भविष्य में संभव स्थितियों को खोजने लगते हैं। जब हम भावी परिणामों की कल्पना करते हैं, तो डर हमें पीछे रोक कर रखता है और हमें अपनी कल्पनाओं में कैद कर देता है। रोमन स्ट्राइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, हमारे डर हमारे खतरे से बहुत ज्यादा होते हैं और हम अपनी कल्पना में जितने कष्ट झेलते हैं, उतने वास्तव में नहीं झेलते हैं। अगर हम तुरंत को खुद अनास्कत करके पृथक कर लें, तो हम तीव्र तनाव का भी प्रबंधन कर सकते हैं। एक किसान के बारे में एक पुरानी ताओ कहानी है, जिसका घोड़ा भाग गया था। उसका भाई उससे कहता है, कितना बुरा हुआ। किसान कंधे उचकाकर कहता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जाने। एक सप्ताह बाद भागा हुआ घोड़ा लौट कर आ जाता है और अपने साथ एक सुंदर घोड़ी ले आता है। उसका भाई ईर्ष्या करते हुए उससे कहता है, कितना अच्छा हुआ। एक बार फिर किसान अविचलित रहता है और कहता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जाने। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा जंगल से आई घोड़ी पर सवारी करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे गिरा देती है और जमीन पर गिरने से बेटे का पैर टूट जाता है। उसका भाई थोड़ी संतुष्टि के साथ कहता है, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान जवाब देता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जाने। अगले दिन अधिकारियों का एक समूह गांव में आता है और सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लेता है, लेकिन वह किसान के बेटे को छोड़ देता है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। उसका भाई किसान से कहता है कि निश्चित रूप से ये सबसे अच्छी खबर है। किसान फिर कहता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कौन जाने। इस कहानी में किसान क्या होगा अगर मैं नहीं खोया बल्कि क्या है पर केंद्रित रहा। मेरे सन्यासी प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया गया था, पल की आलोचना मत करो। मैंने यही सलाह एक व्यक्ति को दी जिसकी नौकरी चली गई थी।
पल की आलोचना करने के बजाय उसे अपनी स्थिति और इसके परिणामों को स्वीकार करने की जरूरत थी। उसे उस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी जिसे वह नियंत्रित कर सकता था। मैंने जब उसके साथ काम किया तो सबसे पहले तो हर चीज को धीमा किया और फिर उसकी स्थिति के तथ्यों को स्वीकार किया। उसकी नौकरी चली गई थी, बात खत्म। अब उसके पास ये विकल्प था, वह दहशत में आ सकता था और निष्क्रिय रह सकता था, या फिर वह डर को साधन बनाकर इस अवसर का लाभ ले सकता था। वह डर के माध्यम से ये पता लगा सकता था कि उसके लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता था और कौन से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। जब मैंने उससे पूछा कि उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लग रहा था, तो वह बोला कि वह अपने परिवार की परवरिश नहीं कर पाएगा। मैंने नरमी से उसे ज्यादा विशिष्ट और स्पष्ट बनाने का आग्रह किया। उसने कहा कि वह पैसों के बारे में चिंतित था। तब मैंने उसे चुनौती दी कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के दूसरे तरीके सोचे। आखिरकार उसकी पत्नी काम करती थी, इसलिए थोड़ा पैसा तो आ ही रहा था। वह फुटपाथ पर नहीं पहुंचने वाले थे। समय, उसने कहा, अब मेरे पास समय है जिसे मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकता हूँ। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने और लेने जा सकता हूँ। मैं होमवर्क करने में उनकी मदद कर सकता हूँ। और जब वे स्कूल में रहेंगे, उस दौरान मेरे पास नई नौकरी की तलाश करने के लिए पर्याप्त समय रहेगा, जो पिछली नौकरी से बेहतर हो। चूंकि वह धीमा हुआ, उसने अपने डर को स्वीकार किया और स्पष्टता से समझ लिया कि उसका सच्चा डर क्या था। इसलिए वह अपनी दहशत को खत्म करने और ये देखने में सक्षम हुआ कि डर दरअसल उसे एक अवसर की चेतावनी दे रहा था। समय दौलत का एक रूप है। उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसे कोई दूसरी बहुत मूल्यवान चीज मिल गई थी। उसे जो खाली समय मिला था, उसका इस्तेमाल करके न सिर्फ वह अपने बच्चों के जीवन में ज्यादा मौजूद रहा, बल्कि अंततः उसे एक नई बेहतर नौकरी भी मिल गई। स्थिति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की वजह से उसने अपनी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से बर्बाद नहीं की, बल्कि वह इसका सकारात्मक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। इसके बावजूद पल की आलोचना ना करना और अवसर के प्रति खुले रहना मुश्किल होता है। वह अज्ञात भविष्य आपके शरीर और मस्तिष्क में बवंडर की तरह घूमता रहता है। कई बार हमारी दहशत या किंग कर्तव्य भी मूड होने की प्रतिक्रिया हमसे आगे निकल जाती है, जिस वजह से आलोचना को शिथिल करना मुश्किल हो जाता है। आइए दहशत और डर को बेहतर बनाने के लिए कुछ रणनीतियों पर बात करते हैं। डर को शॉर्ट सर्किट करें। सौभाग्य से दहशत की प्रतिक्रिया को शॉर्ट सर्किट करने का आसान और शक्तिशाली साधन हमेशा हमारे पास होता है, हमारी सांस। मैं जब व्याख्यान देता हूँ, तब मैं मंच के पीछे खड़े होकर अपना परिचय सुनाता हूँ और महसूस करता हूँ कि मेरा दिल ज्यादा तेजी से धड़क रहा है और मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। मैंने उन लोगों को कोचिंग दी है जो खचाखच भरे स्टेडियम के सामने प्रस्तुति देते हैं। मैंने उन लोगों को भी कोचिंग दी है जो रोजमर्रा की मीटिंगों में प्रस्तुति देते हैं। यह लोग भी हमारी तरह अपने ज्यादातर डर को शरीर में महसूस करते हैं, चाहे ये प्रदर्शन का तनाव हो या सामाजिक डर हो, जैसे नौकरी के इंटरव्यू से पहले या पार्टी में जाने से पहले। दरअसल हमारा डर शरीर में प्रकट होता है और ये शारीरिक संकेत हमें चेतावनी दे देते हैं कि डर हावी होने वाला है। दहशत और फ्रीजिंग हमारे शरीर और हमारे दिमाग के बीच के पृथक्कीकरण है। या तो हमारा शरीर हाई अलर्ट पर चला जाता है और हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से आगे दौड़ लगाने लगता है, या फिर हमारा दिमाग दौड़ लगाने लगता है और हमारा शरीर बंद होना शुरू हो जाता है। सन्यासी के रूप में मैंने अपने शरीर और मन को दोबारा सामंजस्य में लाने के लिए एक आसान प्राणायाम यानी सांस का अभ्यास सीखा, ताकि डर मुझे रोके इससे पहले मैं डर को रोक दूं। जब भी मैं किसी बड़े समूह के सामने व्याख्यान देने वाला होता हूँ, किसी तनावपूर्ण मीटिंग में जाने वाला होता हूँ, या अपरिचित लोगों से भरे कमरे में जाने वाला होता हूँ, तो मैं हर बार इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसे आजमाएं, दहशत में ना आए। शरीर और मस्तिष्क को दोबारा सामंजस्य में लाने के लिए अपनी सांस का इस्तेमाल करें। खुद को शांत और तनाव रहित करने के लिए सांस लें, ध्यान करें। नंबर 1, 4 की गिनती तक धीरे धीरे सांस लें। नंबर 2, 4 की गिनती तक सांस रोकें। नंबर 3, 4 या ज्यादा की गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। नंबर 4, तब तक दोहराएं जब तक आपके हृदय की गति धीमी महसूस ना हो। यह दरअसल इतना ही आसान है। देखिए, गहरी सांस लेने से हमारे नर्वस सिस्टम का वह हिस्सा प्रेरित हो जाता है जिसे वेगस नर्व कहते हैं।
यह शरीर को तनाव रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। नियंत्रित सांस लेने का यह आसान काम किसी स्विच को चालू करने जैसा होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक यानी लड़ो भागो जमो अवस्था से पैरासिम्पैथेटिक यानी आराम और पाचन अवस्था की ओर ले जाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क और शरीर दोबारा सामंजस्य में आने लगते हैं। पूरी कहानी देखें, सांस तुरंत उपयोगी है, लेकिन कुछ डरों को सिर्फ सांस के नियंत्रण से दूर करना मुश्किल होता है। जब हम अस्थिरता की अवधि से गुजरते हैं, तो हमें डर लगता है कि आगे जाने क्या होने वाला है। जब हम जानते हैं कि हमारा टेस्ट या नौकरी का इंटरव्यू है, तो हमें परिणाम से डर लगता है। उस पल हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन जब वह तनाव भरा दौर गुजर जाता है, तो हम अनुभव से सीखने के लिए कभी पलट कर नहीं देखते हैं। हम नैसर्गिक कहानीकार हैं और हम इस प्रवृत्ति का इस्तेमाल अपने नुकसान के लिए कर सकते हैं। यानी हम संभावित भावी घटनाओं के बारे में डरावनी कहानियां सुना सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को अलग-अलग टुकड़ों के बजाय एक अकेली लंबी अनवरत कहानी के रूप में देखें। जब आपको नौकरी के लिए रखा जाए, तो उन सभी खोई हुई नौकरियों और असफल इंटरव्यूओं के बारे में पल भर विचार करें, जो आपको इस विजय तक लाएं। आप उन्हें रास्ते की अवश्य चुनौतियों के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपने जीवन के अनुभवों और अवधियों को अलग-अलग खंडों में रखना छोड़ देते हैं और इसके बजाय उन्हें एक ज्यादा बड़ी कहानी के दृश्यों और अंकों की तरह देखने लगते हैं, तो हमें सही दृष्टिकोण मिल जाता है, जो डर से निपटने में हमारी मदद करता है। इसे आजमाएं, पल का विस्तार करें, किसी बेहतरीन चीज के बारे में सोचें जो आपके साथ हुई हो। शायद ये बच्चे का जन्म था, या आपको मनचाही नौकरी मिल गई थी। आइए पल भर के लिए उस खुशी को महसूस करें। अब उन घटनाओं को याद करें जो इससे ठीक पहले हुई थी। आपके बच्चे के जन्म से पहले, या उस नौकरी के लिए चुने जाने से पहले, आपके जीवन में क्या चल रहा था। शायद आपने गर्भधारण की महीनों तक की असफल कोशिशें की थी, या 3 दूसरी नौकरियों के लिए आपको अस्वीकार कर दिया गया था, जिनका आपने आवेदन दिया था। अब इसे पूरी कहानी की तरह देखने की कोशिश करें, बुरे से अच्छे तक की चरणबद्ध यात्रा। खुद को इस विचार के प्रति खोल लें कि वह चुनौतीपूर्ण समय दरअसल उस अच्छी घटना के लिए रास्ता साफ कर रहा था, जिसका अब आप जश्न मना रहे हैं। या उसकी बदौलत आप बाद में आने वाले अनुभव के बारे में ज्यादा खुशी महसूस कर सकते हैं। अब उन चुनौतियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और अपने जीवन की कहानी में उन्हें बुनने के लिए एक पल लगाएं। निश्चित रूप से हम अतीत की घटनाओं का सबसे अच्छी तरह जश्न मनाते हैं। जब हम सचमुच चुनौतियों का सामना कर रहे हों, तो खुद को बताना मुश्किल होता है, इसका अंत एक अच्छी चीज में हो सकता है। लेकिन हम पीछे के आईनों में देखने और अनुभव किए हुए मुश्किल समयों के प्रति कृतज्ञता खोजने का जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग उतनी ही ज्यादा बदलने लगती है। कष्ट और कृतज्ञता के बीच की खाई छोटी होती जाती है और मुश्किल के पलों में हमारे डर की गहनता कम हो जाती है। दीर्घकालीन डरों को दोबारा देखें। दहशत और फ्रीजिंग से निपटने के लिए सांस का इस्तेमाल किया जा सकता है और परिस्थितियों को दोबारा ढाला जा सकता है, लेकिन ये डर संबंधी अल्पकालीन प्रतिक्रियाएं हैं। दो दीर्घकालीन रणनीतियों को नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल होता है, जिनका इस्तेमाल हम डर से पलायन करने के लिए करते हैं। दफन करना और दूर भागना। यह रणनीतियां कैसे काम करती हैं, यह समझने का मेरा एक प्रिय तरीका मकान में आग लगाने की उपमा है। आइए मान लेते हैं कि आप आधी रात को उठते हैं, क्योंकि आपके स्मोक डिटेक्टर का अलार्म बजने लगता है। तुरंत ही आपको डर महसूस होता है, जैसे कि आपको होना चाहिए। उस संकेत ने अपना काम कर दिया जो आपका ध्यान खींचता था। अब आप धुएं को महसूस करते हैं, इसलिए आप अपने परिवार और पालतू जानवरों को इकट्ठा करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। सही है, यह डर का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल है। लेकिन क्या हो अगर स्मोक अलार्म सुनने के बाद स्थिति का तुरंत जायजा लेने और आगे तार्किक कदम उठाने के बजाय आप जल्दी से स्मोक डिटेक्टर के पास जाते हैं, उसकी बैटरी हटा देते हैं और फिर बिस्तर पर सोने चले जाते हैं। जैसी आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं, लेकिन हम डर के साथ अक्सर यही करते हैं। आकलन करने और प्रतिक्रिया करने के बजाय हम स्थिति से इनकार करते हैं या फिर उसकी ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं। संबंध एक ऐसी जगह है जहां हम आमतौर पर बचने के समाधान का इस्तेमाल करते हैं। आइए मान लेते हैं कि आपका अपनी गर्लफ्रेंड से भारी विवाद हो गया है। जो हो रहा है उसके बारे में उसके साथ बैठकर बातचीत करने के बजाय
या आप एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं, यह सोचने के बजाय आप नाटक करते हैं कि हर चीज ठीक है। जब हम डर से इनकार करते हैं तो हमारी समस्याएं हमारा पीछा करती हैं। वास्तव में वह शायद ज्यादा बड़ी होती रहती हैं और किसी बिंदु पर कोई चीज हमें उनसे निपटने के लिए मजबूर कर देगी। जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है तो दर्द का संकेत हमारा ध्यान उस समस्या की ओर खींचता है। अगर हम उस संकेत को ना समझ पाए जो हमें समस्या की चेतावनी दे रहा है, तो हमें अंत में समस्या के परिणामों से सीखना पड़ेगा जो कम वांछनीय होता है। लेकिन अगर हम अपने डर का सामना करते हैं, हम रुकते हैं, हम आग से निपटते हैं, हम मुश्किल बातचीत करते हैं, तो इसके फलस्वरूप हम ज्यादा शक्तिशाली बनते हैं। गीता हमें पहला सबक ये सिखाती है कि डर से कैसे निपटें। युद्ध शुरू होने से पहले के पलों में जब अर्जुन डर से वशीभूत है, तो वह इसे भागता नहीं है या इसे दबाता नहीं है, वह इसका सामना करता है। अर्जुन एक बहादुर और योग्य योद्धा है, लेकिन उस पल डर की वजह से वह पहली बार चिंतन मनन करता है। अक्सर कहा जाता है कि जब वर्तमान स्थिति में रहने का डर परिवर्तन के डर से ज्यादा बड़ा होता है, तभी इंसान बदलता है। अर्जुन ज्ञान और समझ की सहायता मांगता है। इस तरह वह अपने डर से नियंत्रित होना छोड़कर इसे समझने की ओर बढ़ जाता है। आप जिससे दूर भागते हैं, वह ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ रहता है। फाइट क्लब उपन्यास के लेखक चक पैलेहनियूक ने अपनी पुस्तक में इनविजिबल मास्टर्स रिमिक्स में लिखा है, खोजें कि आप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं और जाकर वहां रहें। आश्रम के बेसमेंट में उस दिन मैंने अपने अभिभावकों के बारे में अपने गहरे डरों के प्रति खुद को खोला। मुझे शायद ही कभी दहशत या फ्रीजिंग की प्रतिक्रियाओं का अनुभव हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मेरे अंदर कोई डर नहीं थे। इसका मतलब तो यह था कि मैं उन्हें नीचे दबा रहा था या दफन कर रहा था। जैसा मेरे गुरु ने कहा, जब डर को दफन कर दिया जाता है तो हम इसे जकड़ रहे हैं और इससे हर चीज कसी हुई महसूस होती है, क्योंकि हम उन चीजों के इस बोझ के तले हैं जिन्हें हमें कभी मुक्त नहीं किया है। चाहे आप उनका दमन करें या उनसे दूर भागें, आपके डर और आपकी समस्याएं आपके साथ रहती हैं और वे संचित होती रहती हैं। हम सोचते थे कि अगर हम पर्यावरण की परवाह किए बिना अपना कचरा जमीन के नीचे दफन कर दें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सोचा था कि अगर हम इसे देख नहीं सकते या इसकी बदबू सूंघ नहीं सकते तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि जमीन के नीचे दबाए इस कचरे ने हमारी पानी की आपूर्ति को प्रदूषित कर दिया। जमीन के नीचे दफन कचरा आज भी अमेरिका में मानव निर्मित मीथेन गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसी तरह हमारे डरों को दफन करने से भी हमारे आंतरिक परिदृश्य को अदृश्य नुकसान होता है। इसे आजमाएं, अपने डरों में गोता लगाएं। जैसा हमने आश्रम में किया था, आप भी अपने डरों में गहरा गोता लगाएं। सबसे पहले कुछ सतही स्तर के डर उछलकर सामने आएंगे। अभ्यास करते रहें, खुद से पूछते रहें, मुझे सचमुच किस चीज से डर लगता है। जब आप लगातार ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे ज्यादा बड़े और ज्यादा गहरे डर उजागर होने लगेंगे। यह जवाब आमतौर पर तुरंत नहीं आते हैं। सामान्यतः ऊपरी परतों को पार करके डरों की असली जड़ तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। समय के साथ जब जवाब उजागर हो तो उसके प्रति खुले रहें। हो सकता है कि यह आपके ध्यान लगाते समय या एकाग्रता के सत्र में ना आए। हो सकता है कि जब आप किसी दिन किराना स्टोर में फल चुन रहे हों, तब ये अचानक आपके दिमाग में कूद पड़े। हमारी मानसिक संरचना ही ऐसी है। डर को स्वीकार करने, इससे निपटने की अपनी आदतों का अवलोकन करने, इस पैटर्नों को बदलने और सुधारने की प्रक्रिया से गुजरने का नतीजा ये होता है कि डर के प्रति हमारी धारणा की दोबारा प्रोग्रामिंग हो जाती है। इसके बाद ये पूरी तरह नकारात्मक संकेत नहीं रह जाता, बल्कि एक तटस्थ संकेत बन जाता है, या जहां तक कि अवसर का सूचक भी। जब हम डर को इसके असली स्वरूप में देखते हैं, तो हम धुएं और कहानियों के पार की वास्तविकता को देख सकते हैं। इस तरह हम गहरे और अर्थपूर्ण सत्य को उजागर कर सकते हैं, जिससे हमें ज्ञान और शक्ति मिल सकती है। जब हम अपने मोह या आसक्ति संबंधी डरों को पहचान लेते हैं और अलगाव या अनासक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो हम स्वतंत्र और अनंत के ज्यादा एहसास के साथ जी सकते हैं। और जब हम हमारे डर के पीछे की ऊर्जा को सेवा में लगा देते हैं, तो हम अभाव के अपने डर को कम कर देते हैं, ज्यादा खुश व संतुष्ट महसूस करते हैं और अपने आसपास के संसार से ज्यादा जुड़ाव भी महसूस करने लगते हैं। डर हमें प्रेरित करता है। कई बार ये हमें अपनी मनचाही चीज की दिशा में प्रेरित करता है, लेकिन अगर हम सावधान ना रहें
तो कई बार ये हमें अपने सुरक्षित दायरे तक सीमित भी कर देता है। अब हम अपने बुनियादी प्रेरकों को देखेंगे। डर 4 बुनियादी प्रेरकों में से एक है और ये भी कि हम अपने जीवन को संतुष्टिदायक बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।